मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं और शहर के छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है। क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का वो आखिरी किला है जिसे फतह करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। यही वजह है कि स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक दिया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूस का दावा है कि स्टील प्लांट में अभी भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ज़ेलेंस्की की सेना किस प्लेटफॉर्म की मदद से इन रॉकेट को लॉन्च करेगी, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना के पास पहले से मौजूद तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की मदद से दागा जा सकता है और यूक्रेन की सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की मदद से भी इन्हें लॉन्च कर सकेगी। इसके अलावा इन्हें मी-17 हेलीकॉप्टर पर भी लोड किया जा सकता है। युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और ज़ेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बाइडेन ने कहा कि वो भी यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। बाइडेन इससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। वहीं इरपिन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढ कर डिफ्यूज कर दिया और इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की तरफ से जारी किया गया। और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट और मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे, जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उन्हीं हथियारों को यूक्रेन की सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ढूंढा और फिर एक जगह जमा कर उन्हें सावधानी से नष्ट कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह रखे नजर आए और देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुतिन की फौज के गिराए गए ये हथियार फट जाते तो वहां कितनी तबाही मचती। 7 देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन 7 देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं। जापान पहले ही कह चुका है कि उसके लिए रूस से इंपोर्ट बंद करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जापान का तो रूस में भारी भरकम निवेश भी है। जापान तो उस निवेश को भी हटाने से इनकार कर चुका है,
लेकिन जापान ने भी बाकी देशों के सुर में सुर मिलाया और बैन की वकालत कर दी। हालांकि बैन कब तक लागू होगा, इस पर जापान ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी। जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रूस के गैस और तेल पर बैन नहीं लग पाया है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो इसको लेकर के अभी तक टाइमलाइन भी नहीं बता पाए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिमी देश ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब बारी रूस के तेल और गैस की आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। G7 देशों की जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसमें 7 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस का हमला और ज्यादा तेज हो गया है। यूक्रेन की ओर से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है और यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई टैंक अब तक जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन के 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने कब्जा किए हुए रूसी टैंकों को दिखाया और यूक्रेन इन टैंकों को मरम्मत करके रूस के सैनिकों पर इन्हीं से हमला भी कर रहा है। यूक्रेन की जंग में यूरोप के कई देशों के डबल गेम से जुड़ी जानकारी सामने आई। खबर है कि यूरोप के कई देश बरसों से गुपचुप तरीके से रूस को हथियार बेच रहे थे। ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल अब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप से मिले हथियारों से यूरोप को ही निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के जिन देशों से हथियार रूस के पास पहुंचते रहे, उनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यही वो देश हैं जो रूस के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं, पुतिन और उनके साथियों पर बैन लगा रहे हैं, रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यूरोप के करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में चल रही जंग से पहले तक हालात सामान्य थे या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे और अब वही देश जिन्हें कुछ महीने पहले तक मुनाफा प्यारा था, वो रूस से यूरोप को खतरा बता रहे हैं। वर्किंग पार्टी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स नाम की संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो, मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे। जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो, मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी। भारतीय रुपयों में यह कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। 2 महीने से लंबे वक्त से जंग के मोर्चे पर डटे यूक्रेन में तेल की किल्लत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां पेट्रोल खरीदने की एक सीमा तय करनी पड़ गई। और ये खबर सुनते ही राजधानी कीव के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। देश में मौजूद पेट्रोल की कमी की वजह से सरकार ने किसी भी शख्स को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। पेट्रोल के लिए इनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एक कैपिंग कर दी गई है कि आप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। लाइन में लगे लोगों का इंतजार कई घंटों लंबा हो गया। उनमें कुछ तो पेट्रोल खत्म हो जाने के डर से सुबह ही वहां पहुंच गए। Come into morning, get up 5 o'clock, come here and wait 3 hours. इसके अलावा वहां खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी की शिकायत भी सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और यूक्रेन पर हमले के बीच रूस की सेना ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गोले से लैस हेलीकॉप्टर फायरिंग करता हुआ साफ दिख रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी किया गया है और हेलीकॉप्टर से यहां पर फायर होता हुआ साफ नजर आ रहा है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, और इसी वजह से यही मकसद लेकर ये वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया है। उधर खबर है